पूरे विश्व में एक रिपोर्ट जारी होती है जिसे ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट कहा जाता है, जीटीआई कहा जाता है। अब ये जारी कौन इसे करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी, इसे जारी करता है। तो दोनों बातें याद रखिए, किसने, कौन जारी करता है, रिपोर्ट का क्या नाम है। अब ये कितने देशों को कवर करती है? तो 163 कंट्रीज़ को, देशों कवर करती है। उन पर बताती है कि आतंकवाद का प्रभाव कितना है, इम्पैक्ट कितना है। और लगभग अगर आप देखोगे 99.7% पॉपुलेशन भी कवर हो जाती है। अब ये रेटिंग सिस्टम देती है कि 0 अगर है तो इसका मतलब कि टेररिज्म का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है, और 10 अगर है तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक स्तर पर है। ठीक, ये बात आपने समझ ली, बैकग्राउंड आपने समझ लिया। अब देखिए 2026 की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि 28% जो डेथ है टेररिज्म की वजह से कम हुई है। ये बात यहाँ पे सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है टॉप 10 में से सब सहारन रीजन वाले हैं। तो सहारा क्षेत्र वाला सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, और पाकिस्तान इस सूची में सबसे अधिक प्रभावित देशों में शीर्ष में रहा है। भारत का स्थान देखोगे तो भारत का 30th इसमें रैंक है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और दूसरा कि अगर आप देखोगे भारत का स्थान कितना है, 13वां स्थान है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही यह भी बताता है कि कौन कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, आईसिस है, फिर जमात उन नुसरत अल इस्लाम करके है, तहरीक तालिबान है, अल शबाब है। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे बताती है। एमसीक्यू क्या यहाँ पे बना है, दो चीज़ों पर बन सकता है। एक तो भारत की जो रैंकिंग है 13 रैंकिंग है, दूसरा कौन जारी करता है इस पे बन सकता है, तीसरा यहाँ पर कि किस पर आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। तो अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, विच कंट्री हैज इमर्ज एज द मोस्ट इम्पैक्ट बाई टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो ये तो एक पैटर्न का एमसीक्यू हो गया। इस तरह से यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम में जितने पैटर्न आते हैं, हर एक पैटर्न पर हम क्या करते हैं, एमसीक्यू डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दूसरा पैटर्न पर अब ट्राई करते हैं। दूसरा पैटर्न है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। जो आईएनएस तारागिरी है, इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं कि आईएनएस जो तारागिरी है क्यों न्यूज में था। ठीक है, या चलिए ये वाला ही देख लेते हैं, क्या नाम, मैंग्रोव वाला ही देख लेते हैं। अब देखिए मैंग्रोव क्यों न्यूज़ में था? मैंग्रोव इसलिए न्यूज़ में था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था जिसमें बात हो रही थी कि 45,000 से ज़्यादा 45,000 से ज़्यादा मैंग्रोव पेड़ों को हटाया जाएगा, क्योंकि एक तटीय सड़क परियोजना कोस्टल रोड प्रोजेक्ट यहाँ पे चलने वाला वर्सोवा भयंदर में, मुंबई में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे न्यूज़ में आ गया कि मैंग्रोव होते क्या है, मैंग्रोव के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो मैंग्रोव एक तरह के सॉल्ट टॉलरेंट वृक्ष या झाड़ियाँ होते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट मतलब क्या? जो समुद्र का लवण है, या अगर हम बात करें नमक है, उसको सह लेते हैं। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? इंटर टाइडल, मतलब अपतटीय जो ज्वारीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल रीजन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अर्थ का जो ये वाला सेगमेंट है ना, गिव मी अ सेकंड, ये वाला, ये इक्वेटर हो गई है ना, ये 23 डिग्री हो गया, 23 डिग्री साउथ, तो इस वाले रीजन में आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। ठीक, अब अगर आप बात करें कि मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, लेकिन इनका जो रूट्स होता है ना, एरियल होता है। मतलब क्या, जैसे मान के लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मैंग्रोव थी, इसकी जड़ें बाहर निकलती हैं, विविपेरिटी इसे कहा जाता है। क्या करती हैं? बाहर आती हैं, और बाहर आके क्या ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, और इन जड़ों को न्यूमेटोफोरस भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। ठीक, न्यूमेटोफोर्स इनको कहा जाता है इन जड़ों को। और विविपेरिटी क्या होती है? विविपेरी जिसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है, ये होता क्या है? तो इनके जो बीज होते हैं वो मूल वृक्ष से, अगर हम बात करें इनके जो सीड होते हैं, मेन जो ट्री है उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि ये रीजन तो आपने देख लिया कहाँ पे देखे जाते हैं। और ये कार्बन है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, जो मतलब कार्बन को अवशोषण करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये वाला जो रीजन आपको पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है मैंग्रोव का, सुंदरवन देखने को मिलेगा। फिर ये महानदी गोदावरी वाला रीजन, पिचावरम मैंग्रोव, भितरकनिका उड़ीसा में, कच्छ की खाड़ी में। तो वेस्ट और ईस्ट दोनों रीजन में आपको मैंग्रोव का वितरण देखने को मिलेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल था। स्टेटमेंट देखते हैं कि दे आर एग्जिबिट विविपेरी वेयर सीड्स जर्मिनेट वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट ट्री टू सर्वाइव सलाइन इन्वायरमेंट। विविपेरी ये बताता है कि जो बीज होता है, जो उसका अगर आप देखोगे ना कि पेरेंट ट्री होता है जिसमें से उगता है, उससे जुड़ा रहता है। ये बात यहाँ पे है। दूसरा, न्यूमेटोफोर जो जड़ें होती हैं, स्पेशलाइज ऐसी जड़ें होती हैं दैट ग्रो डाउनवर्ड टू एंकर द ट्री अगेंस्ट हाई वेलोसिटी स्टॉर्म सर्ज। न्यूमेटो जो जड़ें होती हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं ताकि पेड़ को तूफानी लहरों से स्थिर रखा जा सके। ये यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है?
तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में बात यह है कि भारत में गुजरात राज्य में मैंग्रोव अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे अधिक है, मतलब इन इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात है हायर मैंग्रोव कवर, और दूसरा इन द अंडमान आइलैंड, तो अंडमान आइलैंड में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर आपको यहाँ पे है, ये ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, और इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है, जो दूसरा ऑप्शन है ना, जो ये कह रहा है कि जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, जड़ें नीचे बल्कि ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। न्यूमेटोफोर्स में जड़ें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं ताकि ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें, है ना। अब देखिए दो टाइप की जड़ें होती हैं, न्यूमेटोफोर्स ऊपर की तरफ, और प्रोप जो होती हैं, प्रोप जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं, जिससे क्या किया जा सके, कोस्टल रीजन को तूफान वगैरह से बचाया जा सके। और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कहाँ गया ये, यहाँ पे बात करें कि नोमेटोफोर्स जो होती है एरियल रूट्स होती हैं, ग्रो करती हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, है ना। इट इज प्रोप्स रूट दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट वेव्स, तो जो प्रोप रूट्स होती हैं नीचे की तरफ क्या करती है, स्टेबिलिटी देती हैं, और जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और ऑक्सीजन में उसकी मदद करती हैं। ठीक, और अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट जारी करता है मैंग्रोव के संबंध में, गुजरात है द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया आफ्टर वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है। गुजरात का जो कहाँ गया, तो जो गुजरात का मैंग्रोव है ना, अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक ज़्यादा है। ठीक, सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरा, विच इज हायर देन द अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार से ज़्यादा है। ठीक, अब अगर आप देखोगे मैंग्रोव को लेकर भारत सरकार ने मिष्टी परियोजना की शुरुआत की थी, मिष्टी परियोजना की शुरुआत की थी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट। इस स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया था, इसमें मैंग्रोव को बढ़ावा दिए जाने की बात थी। तो आपने यहाँ पर एक तो दो टॉपिक समझा, दो पैटर्न के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सही आंसर इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 और 3 इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 और 3। अब कुछ और नेक्स्ट ट्राई करते हैं, पेयर्स में ट्राई करते हैं। चलिए पेयर्स में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है किसके बारे में, 7 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्कीम देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्कीम्स हैं उनके जो लक्षण है, अगर हम बात करें उनके बारे में ध्यान में रखते हुए हमें पेयर मैच करना है। पहला MCGS, MCGS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब सरकार ने क्या किया, न्यूज में क्यों थी पहले यहाँ पे जान लेते हैं। बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग, बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग MSME के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या एक्सपोर्टर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने MCGS स्कीम में अमेंडमेंट किया। अब जो यह योजना है, जो MCGS स्कीम है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, यह किसके द्वारा अगर हम बात करेंगे शुरू की गई थी, तो यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। अब इसमें क्या किया गया था, 100 करोड़ तक के जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, कितने तक की, 100 करोड़ तक की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो क्या रहता है, जो भी व्यक्ति ऋण ले रहा है वो MSME वाला होना चाहिए, उसके नाम की इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, MSME के विस्तार करने की दिशा में प्रयास कर रहा हो। ठीक, तो ये बात हो गई। इस स्कीम को जो क्रेडिट गारंटी है वो 10 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी। पहले इसकी क्राइटेरिया नहीं निर्धारित था, मतलब लिमिट, लेकिन अब 10 वर्ष बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो ये स्कीम यहाँ पे न्यूज में थी। ठीक, कौन इसमें लोन ले सकता है, तो ऐसी यूनिट जो पिछले 3 वर्ष में कम से कम 25% जो सेल है उसको एक्सपोर्ट किया हो, उनको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे लोगों को यहाँ पे मिल सकती थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं क्या, कि NBFC MFI के लिए 80% की गारंटी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना, कि जो NBFC MFI उनको 80% गारंटी की बात है। दूसरा अगर हम बात करेंगे CGMFI के बारे में, CGMFI के बारे में ये क्यों न्यूज में था, CGMFI को हम यहाँ पे जान लेते हैं कि देखिए भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 शुरू किया है। क्या, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म जो वित्तीयन होता है उसके लिए सरकार ने CGMFI 2.0 शुरू किया है। इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि जो बैंक्स होते हैं या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको NCGTC के माध्यम से गारंटी कवर देना। मतलब क्या है, नेशनल क्रेडिट जो गारंटी ट्रस्ट है, जो गारंटी लेती है क्रेडिट के संबंध में, तो बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी कवर देना। इस स्कीम को बैंक्स के लिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, है ना, द्वारा NBFC MFI मतलब नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, और MFI को दिए जाने वाला जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना, उसके लिए उनको गारंटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये स्कीम भी सरकार ने यहाँ पे शुरू की है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। तीसरा है प्रारंभ के अवेयरनेस ऑन इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो
प्रारंभ को शुरुआत यहाँ पे की गई है। प्रारंभ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, हालांकि इस पर डिटेल क्वेश्चन भी है तब भी समझेंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आयकर में जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे की गई है। तो 1 का वो कहाँ गया, 1 का A, 2 का B, 3 का C यहाँ पे क्वेश्चन इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न, एक और पैटर्न यहाँ पर अगर हम देखें, बात की जा रही है किसके बारे में, यह एक ताकतवर पक्षी है, स्टूप का उस्ताद है। मतलब अगर हम बात करें स्टूप एज अ हंटिंग डाइव दैट कैन एक्सेस 300 किलोमीटर, जो शिकार के लिए गोता लगाने के लिए एक ऐसी तकनीकी है, एक स्टूप जिसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तो एक जो पक्षी है, अगर हम बात ताकतवर पक्षी जो स्टूप में उस्ताद है ना, शिकार करने की एक तकनीकी होती है जिसे स्टूप कहते हैं, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार भी हो सकती है ना। अब अगर आप बात करो तो ये क्या है, अनलाइक द मेनी ऑफ इट काउंटर पार्ट दिस सब स्पीसीज इज नॉट अ माइग्रेटरी एंड प्रीफर नेस्टिंग और रॉकी क्लिप्स। मतलब समकक्षों के विपरीत यह क्या करता है, भारतीय महाद्वीप चट्टानी पहाड़ों शिखरों पर घोंसला बनाना पसंद करता है। ये बात हो रही किस पक्षी के बारे में। अब उसमें इसमें से स्टेटमेंट क्या निकल रहा है, क्या ये प्रवासी पक्षी है। तो अगर हम बात करें ये प्रवासी नहीं है तो पहला स्टेटमेंट तो निकलेगा ही नहीं, पहला जो ये स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इट इज़ सब स्पीस ऑफ पेरिग्रीन फॉल्कन, पेरिग्रीन फॉल्कन की ये उपप्रजाति है। अब ये है या नहीं आपको बताना है। ठीक है, तीसरा इट इज़ प्राइमरली फिट एक्वाटिक वेजिटेशन, अब शिकार कर रहा है तो वेजिटेशन में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पौधों पर तो निर्भर है नहीं। चौथा मेल आर सिग्निफिकेंट लार्जर एंड मोर पावरफुल द फीमेल, अब इसमें ऐसा तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि मेल ज़्यादा पावरफुल है। सही स्टेटमेंट हो जाएगा बी, इट इज़ सब स्पीस ऑफ पेरिग्रीन फाल्कन। ये मतलब शाहीन जो फाल्कन होता है ये क्या करता है, ये कोची में देखा गया, ये एक नॉन माइग्रेटरी स्पीसीज होता है, मतलब पलायन नहीं करता है। इसके चेहरे पर आँख से मतलब डार्क वर्टिकल स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं, शरीर बहुत मजबूत होता है। लेकिन जो बात होती है मादा जो होती है ना, मतलब फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है जो इसके मेल होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये चौथा स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, साथ ही अंडमान निकोबार में भी देखा गया है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शिकार करता है ना, कभी कभी मेमल्स का भी शिकार करता है। तो ये इसके बारे में न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर देखी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब भारत में जो 3 सबसे बड़े मैंग्रोव हैं इन्हें आपको क्रम में लगाना है, इसका आंसर आपको करना है। सुंदरवन सबसे बड़ा है, पीछावरम उससे छोटा है, भितरकनिका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इन चारों में से सही स्टेटमेंट क्या सा आपको बताना है। मैं बता देता हूँ, भितरकनिका उड़ीसा में है, कच्छ गुजरात में है, सुंदर बंगाल पश्चिम बंगाल में है ना। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक, अब अगर हम बात करें और जो टॉपिक है उन पे अगर थोड़ा समझे, जैसे ये जल दिवस को लेकर टॉपिक है यहाँ पे। अब न्यूज़ में क्यों था कि नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, 22 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला तो ये वन डे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कब से शुरू हुआ, तो 1993 से शुरू हुआ विश्व जल दिवस। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाला एक एनुअल एक तरह का फेस्ट है ना। और रियो समिट हुआ था 1992, उसी दौरान इसको भी वो किया गया था। अब अगर आप बात करो तो जो SDG जो 6 है वो हमारा क्या है, किसके लिए बात करते हैं, सभी के लिए वाटर और जो कहते हैं ना कि हाइजीन है उसके बारे में बात करता है। तो ये चीज़, दूसरा थीम क्या थी इस बार, इस पर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। कथन यहाँ पे द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, तो जो वाटर एंड जेंडर विथ जल और लैंगिकता इस बार की थीम थे। दूसरा कारण क्या है, वुमेन एंड गर्ल आर मेनी डेवलपिंग नेशन स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम फेचिंग वाटर इम्पैक्ट देयर एजुकेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारी महिलाओं पर जल लाने का बोझ होता है देशों में, तो इस वजह से इस थीम को रखा गया था, वुमेन एंड जेंडर। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें तो आपको ही पता है कि राजस्थान या अन्य राज्यों में भी, बहुत सारे राज्यों में बेसिकली पानी ढो के लाना पड़ती है, कम महिलाओं के ऊपर रहता है। तो कथन कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही। तो 5-6 पैटर्न के MCQs हमने शुरू कर दिया डिस्कशन करना। कुछ भी कहीं भी आप मात ना खाओ, ये मेरा प्रयास रहता है। शाहीन फाल्कन के बारे में हमने अभी देखा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। सारना स्थल ये सेक्रेड ग्रोव्स है, पहला जो क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे इसके बारे में भी। हांडिया ट्रेडिशनल राइस बियर है, ठीक है, हांडिया। तो ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तो आई थिंक इसका 8 का D होना चाहिए, D सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक है उनको यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, 5 और 6 क्वेश्चन उसके बारे में ऊपर चलते हैं। तो जो एक्ट इंडिका है, एक्ट इंडिया इंडिका, ये क्या है, तो एक कीवी प्रजाति है, कीवी स्पीसीज है ना। जीरो घाटी के नियर में ये देखी जाती है और टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ है। अब यह है क्या, कीवी है, तो जैसी बात है इसका B सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ठीक है, ज़्यादा तो इसमें कोई डिटेल है नहीं। किसने अभी इसे अरुणाचल प्रदेश देखा था, तो जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसने अभी क्या किया था, इसको
अरुणाचल प्रदेश में इसको देखा था। इस वजह से अगर हम बात करेंगे, इसकी पहचान की थी, तो इस वजह से न्यूज़ में था, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में था नहीं। ठीक है। कर साथी चैट बॉट किसके लिए बनाया गया है? जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए, इंडस्ट्रीज सब्सिडीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए इनकम टैक्स में, रजिस्ट्रेशन के लिए माइक्रो स्मॉल, और टैक्स रिफंड ट्रैकिंग के लिए। तो ये किसके लिए बनाया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवेयरनेस के लिए, खासतौर पे आयकर के संबंध में अवेयरनेस के लिए क्या क्या बनाया गया है? अगर हम देखेंगे, कर साथी चैटबॉट को बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो न्यूज़ में थी, जिसको हमने यहाँ पे देखना था। ठीक है। तो कर साथी चैटबॉट इनकम टैक्स अवेयरनेस को लेके यहाँ पे बनाया गया। अब आईएनएस तारागिरी को लेके न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि भारत ने क्या किया, भारतीय नौसेना ने अभी रिसेंट में स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस जो तारागिरी है, जिसको F-41 भी कहा जाता है, 3 अप्रैल को कमीशन करने की तैयारी कर रही है। अब अगर आप बात करें तो एक प्रोजेक्ट 17A, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? नीलगिरी जो सीरीज है, नीलगिरी सीरीज बनाई गई थी। ठीक है। उनका 4th ये क्या है, वॉरहेड है, अगर युद्धपोत है। ठीक। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। अब इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, एक तो सुपरसोनिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मारने में सक्षम है, मध्यम दूरी के MR-SBM जो मिडिल रेंज की जो मिसाइल है उसको ले जाने में सक्षम है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने में सक्षम, ब्रह्मोस इत्यादि से लेस है। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं। स्टेटमेंट में बहुत सारी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे आईएनएस तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, WDB के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। कोड DOG प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करता है। ठीक है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको बताना है। प्रोजेक्ट 17 शिप आर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। तो प्रोजेक्ट 16 है वो इम्प्रूव वर्जन है किसका? कोलकाता के विध्वंसक का। इनका ये बेसिकली इनका नहीं बल्कि शिवालिक सीरीज जो थी ना, उनका ये अपग्रेडेड वर्जन है प्रोजेक्ट 17 है, ना कि कोलकाता वाली का। तो ये जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, क्यों न्यूज़ में था। सरहुल जो फेस्ट है उसको लेके न्यूज़ में करंट अफेयर बना, तो उसको यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या है। अब अगर आप देखो सरहुल के बारे में न्यूज़ में क्यों था कि हाल में जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने देशवासियों को सरहुल उत्सव की शुभकामनाएं दी। अब सरहुल का पर्पज़ क्या होता है कि साल वृक्ष की पूजा करने को सरहुल बोला जाता है। ठीक है। आदिवासी त्योहारों का एक त्यौहार है। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ओरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खास तो छत्तीसगढ़ झारखंड वाली जो रीजन जनजाति है, मुंडा जनजाति है, संथाल जनजाति इनके द्वारा मनाया जाता है, खंडिया जनजाति के द्वारा मनाया। तो ये जो ट्राइब इनके द्वारा अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में आपको देखने को मिलेगी, झारखंड मनाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी एक मेनली झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, घर और जो सरना पवित्र जो उपवन होता है इसके सरना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो इनका फॉरेस्ट को जो इनका पवित्र होता है, जो क्या बोलते हैं उसे पवित्र को, मुझे एग्जैक्टली वो इंग्लिश वर्ड अभी नहीं याद आ रहा है, तो उसको सरना बोलते हैं। ठीक है। तो जिसमें साल की पूजा करते हैं, बलि देना वगैरह का सिस्टम भी है। तो ये न्यूज़ में था, थोड़ा सा हमने यहाँ पे देख लीजिए। स्टेटमेंट देख लीजिए। इट इज़ प्राइमरी या नेचर वर्शिप फेस्टिवल है, करेक्ट है। सिंबॉलिक मैरिज ऑफ सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के विवाह का प्रतीक उत्सव मनाया जाता है सरहुल, जो झारखंड में खासतौर मनाया जाता है। ये ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, द फेस्टिवल इज एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेटेड बाय द मुंडा ट्राइब इन झारखंड। केवल मुंडा ट्राइब मनाती है ऐसा तो है नहीं, है ना, जाहिर सी बात है, अलग अलग जनजाति यहाँ पे मनाती हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक सोविंग एंड प्लगिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द सरहुल रिचुअल आर कंक्लूडेड। तो एग्रीकल्चर वगैरह की जो एक्टिविटीज इनको क्या किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है जब तक ये उत्सव ना मनाया जाता। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अनुष्ठान की समाप्ति के बाद ही एग्रीकल्चर का फेस्ट यहाँ पे शुरू हो, एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, पहले आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।